नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। राज्यसभा चुनाव के लिए मध्य प्रदेश की खाली हुई 5 सीटों के लिए आज नामांकन दाखिल हो गए। नियत संख्या यानी 39 विधायक प्रति सीट के लिहाज से बीजेपी के खाते में 4 और कांग्रेस के खाते में 1 सीट आई। बीजेपी ने राज्यसभा के जो उम्मीदवार घोषित किए वे सभी चयनित होकर जाएंगे तो उच्च सदन ही, लेकिन उनके चयन की प्रक्रिया निचले सदन यानी लोकसभा के चुनावी गणित को भी हल करने वाली है। 2 उम्मीदवार अनुसूचित जाति के हैं, 2 ओबीसी हैं, जिनमें एक महिला भी है। चारों उम्मीदवारों का अपने अपने वर्ग में खासा प्रभाव है। मंदसौर के बंसीलाल गुर्जर किसान नेता के तौर पर पहचाने जाते हैं। नर्मदापुरम की माया नारोलिया महिला वोटर्स में प्रभाव रखती हैं। उमेश नाथ महाराज का उज्जैन में बड़ा आश्रम है और वो अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों में बहुत ज्यादा प्रभाव रखते हैं। चौथे उम्मीदवार केंद्र में सूचना प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन, हालांकि हैं तो तमिलनाडु के, लेकिन पहले भी एमपी से ही चुने गए। अब बात कांग्रेस की। कांग्रेस के पास विकल्प सीमित थे, फिर भी उन्होंने जातिगत संतुलन का ध्यान रखा और अशोक सिंह जो ग्वालियर के हैं और ओबीसी हैं, यादव समाज से ताल्लुकदार हैं, उनको प्रत्याशी बनाया। हालांकि कांग्रेस से एक नाम और चर्चा में था, वो था अरुण यादव का। अरुण यादव का भी यादव समाज में अच्छा खासा प्रभाव है। खैर, तो आज बात करेंगे इसी मुद्दे की कि इस टिकट वितरण से दोनों दलों को कितना फायदा लोकसभा चुनाव में मिलेगा। बीजेपी के पास विकल्प किसी टोल फ्री नंबर जैसा था, 1 दबाएं तो ये पाएं, 2 दबाएं तो ये पाएं टाइप। कांग्रेस के पास ऐसा कोई विकल्प नहीं था। बात आज नामांकन दाखिले की बारात की भी करेंगे। एक तरफ सब वर्तमान और पूर्व प्रमुख नेता थे, तो दूसरी तरफ से 3 बड़े नाम कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, सुरेश पचौरी क्यों नदारद थे। बहुत सारे सवाल जिन्हें लेकर एक खास पैनल के पास जाएंगे और कहेंगे जवाब तो देना होगा, लेकिन रस्मन सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। आज राज्यसभा के लिए नामित दोनों दलों के उम्मीदवारों ने अपना अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। इसे समझने के लिए बहुत किसी बड़े राजनीतिक विश्लेषण के बजाय शादियों के सीजन के भाव में समझते। बीजेपी के उम्मीदवार एल मुरुगन, उमेश नाथ, माया नारोलिया, बंसीलाल गुर्जर परिवार के सभी मौजूद बड़े बुजुर्गों का और पितरों को भी प्रणाम करके धूमधाम से निकले। बारात में परिवार के सभी सदस्यों का उत्साह सार्वजनिक तो था ही, अंदरूनी तौर पर भले ही कोई रूठे फूफा के भाव में रहा हो। उधर कांग्रेस के प्रत्याशी अशोक सिंह ने भी नामांकन दाखिल किया। यहां फर्क यह था कि न पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ साथ थे, न दिग्विजय सिंह और न ही सुरेश पचौरी, यानी उनकी बारात उतनी चमकदार तो दिखी नहीं। हम सब ने मिलकर के आज सामूहिक रूप से चारों प्रत्याशियों के नामांकन फॉर्म दाखिल किए। मुझे पूरा भरोसा है यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से राज्यसभा और लोकसभा में हमारे प्रत्याशियों का चयन होता है, ये और उसकी उज्जवल परंपरा है। अलग अलग क्षेत्र की चारों अपनी विभूतियां जिनने अपना अपना योगदान दिया है और निश्चित रूप से वो मध्य प्रदेश का पक्ष राज्यसभा में भी रखेगी और राज्यसभा को भी गौरवान्वित करेगी। पूरा विधायक दल, सारे हमारे सम्मानित वरिष्ठजन, सारे यहाँ उपस्थित नेतागण, सब एक साथ हम नेतृत्व का आभार करते हैं कि उन्होंने अशोक सिंह जी को जिस तरीके से राज्यसभा में भेजकर नेतृत्व करने का मध्य प्रदेश का अवसर दिया, मैं उनका सबका आभार व्यक्त करता हूँ। बीजेपी ने राज्यसभा भेजने से पहले सारे समीकरणों को अपनी कसौटी पर परखा और जातिगत, दलीय, इलाकाई सभी तरह के संतुलन साध कर नाम घोषित किए। ऐसे कई लोग सूबे की राजनीति में विधानसभा चुनाव में पराजय के चलते थोड़े किनारे में थे और जिनके नाम हवा में तैर रहे थे कि पार्टी उन्हें राज्यसभा भेजेगी, वे नाम हवा में ही रह गए। किया कांग्रेस ने भी यही, लेकिन उसके पास विकल्प सीमित। संभावना थी कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव को शायद यादव वोट बैंक के कारण पार्टी वरीयता दे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हालांकि भेजा उन्होंने भी यादव को ही, लेकिन इससे संतुलन कितना सधेगा ये देखने वाली बात होगी। परम सम्माननीय माननीय मोदी जी ने, जिनका ऊंचा विचार है, ऊंची सोच है, सबको साथ लेकर के चलने का और सबका विकास करने का भाव है, उन्हीं की प्रेरणा लेकर के मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने बहुत अच्छे से उस कार्य को संभाला है और आज जो 4 प्रत्याशियों को राज्यसभा में भेजने का निर्णय लिया है वो एक अद्भुत है। हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना साकार हो गई है। राम जी आ गए हैं। राहुल गांधी जी, प्रियंका जी, खड़गे साहब और सभी मध्य प्रदेश के सभी वरिष्ठ नेताओं का आभार व्यक्त करना चाहता हूं जिन्होंने मुझे ये दायित्व सौंपा है। मेरा प्रयास होगा कि मैं पूरी तरह से इस दायित्व को निभाऊं। हमारे कार्यकर्ताओं
की जो अपेक्षाएं हैं उस पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा। राज्यसभा चुनाव में एक सीट के लिए तकरीबन 39 विधायकों का वोट चाहिए, यानी बीजेपी तय है कि चारों उम्मीदवार जिता कर ले आएगी। कांग्रेस के पास 66 विधायक हैं, यानी एक सीट उसकी भी पक्की है। नतीजे जाहिरा तौर पर 27 को आएंगे, लेकिन ये चुन लिए गए हैं, ये मानकर चलिए। पिछले कुछ बार से राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग भी हुई है। अब सिर्फ ये देखना दिलचस्प होगा कि सभी विधायकों का वोट अपनी ही पार्टी के उम्मीदवारों को पड़ता है या कोई क्रॉस वोटिंग भी हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV। तो उन खास मेहमानों का मैं आपसे तारुफ करा दूं जिनके साथ हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ हैं JP धनुपिया, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष और विद्वान प्रवक्ता भी हैं। धनुपिया जी का बहुत स्वागत। दूसरे मेहमान है शशिकांत शुक्ला, बीजेपी के विद्वान ऊर्जावान प्रवक्ता हैं। शशिकांत जी का भी बहुत स्वागत। तो तीसरे मेहमान है शरमन नगेले, शरमन जी का भी बहुत बहुत स्वागत। वरिष्ठ पत्रकार हैं, अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं। आज शुरुआत कर लेते हैं धनुपिया जी से। धनुपिया जी, अशोक सिंह जी ग्वालियर चंबल में जो आपके अभी सिंधिया जी के जाने के बाद से ये तो नेताओं की तंगी बनी हुई है, इस तंगी को भर पाएंगे, चीज़ें व्यवस्थित हो जाएंगी? क्या मतलब चयन का आधार उनका क्या लगता है आपको? देखिए प्रवीण जी, अशोक सिंह जी ग्वालियर चंबल संभाग से आते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है, ग्वालियर के रहने वाले हैं। लेकिन पूरे देश स्तर पर उनकी अपनी एक पहचान है, अपना संपर्क है, उनका नेटवर्क है और एक OBC वर्ग में उनकी अपनी खुद की एक बहुत अच्छी पहचान और बड़ा अच्छा संपर्क है। मैं समझता अच्छा प्रभाव है। कांग्रेस पार्टी की हाईकमांड ने एक अच्छा निर्णय लिया है, जिसमें कि कम से कम अशोक सिंह जी जैसे व्यक्ति जो मृदुभाषी हैं, व्यवहारिक हैं, सबके साथ एक साथ लेकर चलने की क्षमता उनमें है और हाईकमांड और दूसरे सारे नेताओं के साथ सामंजस्य बनाने की योग्यता उनमें है। तो ऐसे व्यक्ति की आज कांग्रेस पार्टी में बहुत सख्त आवश्यकता थी कि कांग्रेस संगठन में कम से कम ऐसे लोगों के लिए महत्व दिया जाए जो सबको साथ लेकर चल सकें और आगे इनका एक अपना महत्वपूर्ण स्थान बन सके। तो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने बड़ा सही उचित निर्णय लिया है और इसका परिणाम निश्चित रूप से आने वाले लोकसभा चुनाव में आप देखेंगे। ग्वालियर चंबल संभाग में लोकसभा चुनाव के अंदर आपको देखेगा, क्योंकि वहाँ जातिगत के आधार पर साथ साथ जो छोटा हुआ कार्यकर्ता है, जो सामान्य प्रवृत्ति में कार्य करता है, वो सारे के सारे अशोक सिंह से प्रभावित होकर कांग्रेस पार्टी के लिए और सख्ती से काम करेंगे और उसका लाभ निश्चित समय लोकसभा चुनाव में मिलेगा। एक बार शशिकांत जी को इन कर लेते हैं। शशिकांत जी बहुत आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। धनुपिया जी कह रहे हैं एक सीट से ही सारा जातिगत और इलाकाई संतुलन सध जाएगा। आपके मैं देख रहा हूं 3 नाम, तीनों अलग अलग जगह अलग अलग खासियत रखते हैं। गुर्जर साहब किसान नेता हैं, जो आपकी नरोलिया मैडम है वो महिलाओं में लोकप्रियता रखती हैं। संत जी हैं, उनका तो एक खास समाज में बहुत अच्छा प्रभाव है। आपको भी उम्मीद है कि आपका सारा संतुलन सध जाएगा लोकसभा के लिहाज से? देखिए, सवाल संतुलन का नहीं है, सवाल विभिन्न क्षेत्रों में योग्य कार्यकर्ता योग्यता के आधार पर सही जगह पर पहुंचे, ये विषय है। और उस आधार पर भारतीय जनता पार्टी सदैव से चयन करती रही है और इसी आधार पर वर्तमान में चयन किया भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाए हैं। अब कांग्रेस के जो कार्यकर्ता को जो गए हैं, देखिए कांग्रेस का निर्णय अधिकार है, हम उस पर ज्यादा कुछ कह नहीं सकते, वो उनका फंडामेंटल राइट है, वो करे, उम्मीदवार बनाए, जिताए, ले जाए। लेकिन कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जो विस्मयकारी हो जाते हैं, जो टिप्पणी योग्य हो जाते हैं। जनता की भावनाओं का प्रकटीकरण राजनीतिक पार्टियां ही करती हैं, संस्थाएं ही करती हैं। उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी, अभी हमारे जो कैलाश विजयवर्गीय जी ने टिप्पणी की है कि जो जनता में 4 बार चुनाव हार गया, जिसको जनता ने 4 बार डिस्क्वालीफाई कर दिया, अयोग्य घोषित कर दिया, क्या इसके अलावा इनको कोई उम्मीदवार नहीं मिला था? ये एक विस्मयकारी निर्णय है। 4 बार जनता योग्य कर दे, पार्टी योग करके राज्यसभा पहुंचा दे, जनता प्रदेश अध्यक्ष को चुनाव हरा दे, घोषित कर दे और ये पार्टी का मुखिया बना दे, तो कैसे कार्यकर्ताओं को भी हमारे धनुपिया जी का कार्यकर्ता में ऊर्जा आएगी, हम सभी खो के काम करेंगे? तो ये जो ऐसे हारे हुए लोग हैं, जो अयोग्य लोग हैं, असफल लोग हैं, वो पार्टी के मुखिया बन के और राज्यसभा में जाएंगे तो पार्टी मजबूत होगी। ये कौन सी बात है? राज्यसभा में जाए तो राष्ट्र मजबूत हो, ये भाव होना चाहिए, ये विचार होना चाहिए। राज्यसभा में आप भेजेंगे पार्टी मजबूत करने के लिए, यदि पार्टी मजबूत करना था, कार्यकर्ताओं में एकता लानी थी, तो उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाना था। और यदि आपको ऐसा ही था तो अरुण यादव जी को भेजते थे। तो आपके जीते हुए बुला मत लेना अरुण यादव जी को, रोज रोज भर्तियां कराते हो आप। पूछेंगे, अब अगला सवाल आपकी तरफ आएंगे। पहले शरमन जी को इन कर लेते हैं। शरमन जी, आप कैसे देखते हैं ये जो संतुलन दोनों पार्टियों ने साधे? जैसे मैंने कहा भाई, कांग्रेस के पास विकल्प बहुत सीमित थे, एक आदमी भेजना था, तो उन्होंने अपना सर्वोत्तम जो भी संज्ञान लिया वो एक आदमी चुन लिया। बीजेपी ने थोड़ा थोड़ा ठीक ठीक फील्डिंग करके भेजा। आपकी टिप्पणी इस पर? देखिए माननीय प्रवीण जी, जो अशोक यादव जी का जो कांग्रेस ने चयन किया है,
मैं एक बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि अशोक यादव जी, मैं यादव बोल रहा हूं, वो लिखते नहीं है यादव, वो मैंने भी सिर्फ सुन अशोक लिया। सिंह लिखते मैं हैं। टोका नहीं, मैंने उनके कहा पूरी बात पिताजी- सुनते फिर बोलेंगे। हाँ बोलिए। हाँ, और उनके पिताश्री श्री राजेंद्र सिंह यादव जी, वो मध्य प्रदेश पूर्व विधायक दल के नेता भी थे। पूर्व विधायक दल की बात कर रहा हूं मैं, जो कि पूर्व विधायकों का एक दल रहता था। मेरा उनसे संपर्क था, इनसे भी संपर्क है, लेकिन ये यादव नेता हैं, इनकी छवि ओबीसी लीडर की है, मध्य प्रदेश में है, देश में है, ऐसी बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल ठीक मैं बात। सिरे से इसको नकार रहा हूं। ये ओबीसी लीडर के रूप में तो कभी स्टेब्लिश हुए नहीं है, जैसा कि अरुण यादव जी या राजमणि पटेल या जेपी धनोपिया या तमाम लोग हैं। क्या बात है एक- धनुपिया साहब, दूसरा मेरा ये बहुत कहना- बहुत उम्दा बात बोल दी आपने, पूरी करी है बात। धनुपिया जी बैठे हुए हैं हमारे साथ। हाँ बोलिए देखिए, सरपंच जी। इसमें एक और चीज है कि जहां तक जो क्षेत्रीय संतुलन की बात जो आ रही है, तो अशोक सिंह जी का ग्वालियर में या उसके आसपास के क्षेत्र में कहीं कोई जनाधार नहीं है, कहीं कोई पकड़ नहीं है, कहीं कोई वो जमीनी नेता नहीं है। यदि जमीनी नेता होते तो लगातार वो चुनाव जीत रहे होते, जैसे उनके पिताजी जीतते आए हैं। एक तो ये। दूसरा मेरा ये कहना है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने जो निर्णय लिए हैं, वो भी कोई ऐसे निर्णय नहीं है जिससे कि जनता में उनकी कोई एक छवि जाए। देखिए, एक दौर था जब नजमा हेपतुल्ला, मुख्तार अब्बास नकवी, शाहनवाज और अपने चंदन मित्रा, ऐसे लोग राज्यसभा में जाते थे। एमजे अकबर मध्य प्रदेश से जाते थे। और आपने अब वो एक ऐसे सदन की उसमें सदस्यता में ऐसे सदन पर भेजने का काम, आप ठीक है कि आप जातिगत संतुलन बनाने के लिए, महिलाओं को अपने दल में रिजर्वेशन देने के लिए, जैसा कि आपने लोकसभा में बिल पास कर दिया, लेकिन आप रिजर्वेशन महिलाओं को नहीं दे पा रहे, तो आप ये बताने के लिए, मैसेज देने के लिए कि हमने महिला को एक लोकसभा की जगह हमने राज्यसभा में उनको अपना बना दिया। लेकिन मेरा यहाँ ये कहना है कि इस भारतीय जनता पार्टी में भी जो अभी नाम आया गुर्जर जी का या वो संत महाराज जी का, तो देखिए संत महाराज जी तो चूंकि वो एक पृष्ठभूमि से आते हैं कि उनको बीजेपी को वो सूट करते हैं। वो किसी भी समाज का, मैं किसी संत को किसी जाति या धर्म से मतलब नहीं जोड़ता हूं, उसको मैं वैश्विक दृष्टि से देखता हूं। ठीक है सरमन जी, आऊंगा मैं, एक बार जवाब ले लेते। तो धनपिया साहब, ये 3-1 का पैनल हो गया। वहां शशिकांत शुक्ला जी भी कह रहे हैं विस्मयकारी, सरमन नगेले जी भी कह रहे हैं, और मैं सरमन जी की उस बात में जरूर तीसरा पैनल जो कह रहे हैं धनपिया साहब मुफीद हो सकते थे। तो अव्वल तो चलिए ठीक है, आप अपने मसले में मत बोलिए, लेकिन विस्मयकारी लग रहा है लोगों को। भाई कॉमन निकल के बात ही आ रही है। प्रवीण जी, सबसे पहले तो मैं आदरणीय नगेले साहब का आभारी हूँ। उनकी सद्भावना मेरे साथ है, लेकिन निश्चित रूप से मैं दौड़ में ना हूँ, न मेरे जैसे व्यक्ति के लिए कहीं इस तरह का कोई स्थान है। निश्चित रूप से वो जो लोग पुराने हैं, वरिष्ठ नेता हैं, जिनका अपना एक महत्व है, जिनकी अपने एक सांप्रदायिक मतलब एक तरह से लोगों से संबंधों के साथ राजनीतिक जमीन की जो राजनीति होती है उससे जुड़े हुए लोग हैं। अशोक सिंह जी जमीन की जुड़ी राजनीति से लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं। तो पराजय और जय एक भाग्य के साथ चलती है, समय के साथ चलती है। लेकिन मैं फिर भी इतना कहना चाहता हूं कि जो शशिकांत शुक्ला जी बोल रहे हैं या जो नगेले जी बोल रहे हैं कि एक मापदंड होता है, तो मापदंड में अपने अपने उचित होते हैं ना। हमारा मापदंड निश्चित रूप से जिन परिस्थितियों में कांग्रेस पार्टी में आज हमारे यहाँ पर एक हालात बने हुए हैं, जिस तरह से ईवीएम मशीन के कुठाराघात से हम लोग आज आहत होकर बैठे हुए हैं, तो ऐसे में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को एकजुट करने के लिए, उनको उत्साहित करने के लिए ऐसे ही लोगों की आवश्यकता है जो सबको साथ लेकर चल सके। उसके लिए मैं समझता हूँ कि अशोक सिंह जी बहुत मुफीद व्यक्ति हैं, और मैं निश्चित रूप से ये मान के चलता हूँ कि आने वाले समय में आप इसके अच्छे परिणाम देखेंगे। इसके अच्छे परिणाम देखेंगे। एक बार इन कर लेते हैं हम फिर से शशिकांत जी को। शशिकांत जी, ये धनुपिया साहब का आरोप है कि सब सेट वेट कर लेते हो ईवीएम आप लोग, तो फिर ये इलाकाई संतुलन, जातिगत संतुलन साधने की जरूरत क्या है? तो यूं ही जीत जाओगे आप, ऐसा धनुपिया साहब का कहना है। देखिए, धनुपिया साहब कांग्रेस और आजकल आप पार्टी का लगभग चरक रिक्शा हो गया है। आरोप लगाओ, भाग जाओ, आरोप लगाओ, कोर्ट में मामला है तो माफी मांग लो। केजरीवाल ने 4 बार माफी, बड़े बड़े नेताओं से मांगी, नाम गिराऊंगे समय लेंगे। अभी आरोप लगा दिए साहब 25-25 करोड़ में नेता खरीद रहे हैं, अब जब सीबीआई पहुंच रहे तो भाग रहे। यही हाल कांग्रेस का है, झूठ बोलो, भ्रम फैलाओ, आरोप लगाओ, भाग जाओ। इसी ईवीएम मशीन पे पिछली बार आरोप लगाया था, और जब चुनाव आयोग ने बुलाया कि आप आइए सामने बैठ के बताइए, तो सारे नेता भाग गए, कोई नहीं आया। तो आखिर ईवीएम मशीन में घर बैठ के आरोप लगा देना, मैदान में लड़ाई करने नहीं आना, मैदान में संघर्ष करो, चुनाव आयोग के सामने जाओ, सुप्रीम कोर्ट के सामने जाओ, निर्णय कराओ, बंद कराओ, लेकिन वो नहीं करेंगे। अब जब ईवीएम मशीन से यदि हमने सेट कर लिया, तो तेलंगाना में आपकी सरकार कैसे बन गई, कर्नाटका में कैसे बन गई, हिमाचल प्रदेश में कैसे बन गई? हिमाचल प्रदेश में बने तो ईवीएम जिंदाबाद, छोड़ देते हो आप जनता के विश्वास के लिए। जिंदाबाद, तेलंगाना बने
तो ईवीएम जिंदाबाद, और मध्य प्रदेश जो विधायक जीता है वो ईवीएम जिंदाबाद, और जो हार जाए तो सब ईवीएम सेट हो गया। तो ये कौन सी बात है? कड़वा कड़वा थू थू और मीठा मीठा गपगप। कुछ जगह छोड़ते हो जनता के विश्वास दिलाने के लिए, जहां हार गए वहां ईवीएम सेट हो गया। ये विचित्र प्रकार के आरोप है। ये कांग्रेस के शासन की असफलता को, लगातार वर्षों की असफलता को, संगठन की असफलता को, जनता विरोधी कार्य, राम विरोधी कार्य, जैसा राम की प्राण प्रतिष्ठा में उन्होंने जाने से इनकार कर दिया, पूरे जनता में आक्रोश है। इस ढंग के कार्य करते रहे हैं कि जनता में लगातार आक्रोश रहा है, और वो आक्रोश चुनाव में सामने आया, ये साफ हो गए। तो फिर आरोप लगाना कि साहब ईवीएम सेट है, ईवीएम कुछ सेट नहीं है। इनकी जहाँ जीत जाए वहाँ ईवीएम अच्छा है, जहाँ हार जाए वहाँ ईवीएम बेकार है, सेट है। इस ढंग के आरोप नहीं चलेंगे, मापदंड दोहरे नहीं चलेंगे, मापदंड दोहरे नहीं चलेंगे। सर एक बार शर्मन जी को इन करते हैं। शर्मन जी, बीते कुछ दिनों से जब से डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री बने मध्य प्रदेश के, यादव जो है वो एमपी की सियासत में सुर्खियों में आने लगे दोनों ही दलों की तरफ से। यहां भी आपने देखा कि भाई इनका, तो डॉक्टर मोहन यादव का काउंटर मान सकते हैं इनको जो अशोक सिंह जी हैं कि भाई उस हिसाब से कि जो यादव इनके तरफ आया होगा बीजेपी की तरफ, उसे वो संभाल पाएंगे, इतने क्षमतावान लगते हैं आपको? देखिए माननीय प्रवीण जी, जो मेरी निजी जानकारी है कि अशोक सिंह यादव जो है ना, एक उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा जिला है मैनपुरी, जो कि उसके आसपास की एक उपजाति है उसकी, मैं उसका उल्लेख नहीं करूंगा क्योंकि जातिगत उल्लेख करने से मैं बचता हूं। अच्छा, वहां के हैं, लेकिन मोहन यादव जो है ना, वो उत्तर प्रदेश में भी दखल रखते हैं, मध्य प्रदेश में भी दखल रखते हैं। उनकी ससुराल सुल्तानपुर में है, उनके परिवार के लोग, उनके ससुर अभी वहीं रहते हैं। बड़ी बहुत आपके पास जानकारियां बहुत अच्छी होती है शर्मा जी, सैल्यूट है आपको। बात पूरी करिए। हाँ, धन्यवाद आपको। हाँ, बात पूरी करिए। देखिए, तो मेरा ये कहना है कि मोहन यादव जी, डॉक्टर मोहन यादव जी की तुलना में अशोक सिंह यादव जी की कोई तुलना नहीं हो सकती है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अशोक सिंह यादव जो है ना, एक अलग तरह की बिल्कुल स्लो लीडर के रूप में नेतागिरी की उन्होंने, फास्ट लीडर के रूप में नहीं की, कट्टरवादी लीडर के रूप में नहीं की, जैसा कि मोहन यादव जी करते हैं। कौमी लीडर के तौर पर, कौमी उनकी जो कौम है उसमें भी मैंने इशारा किया है कि वो एक ऐसी उपजाति है यादवों में भी कि उनका कोई बहुत ज्यादा मध्य प्रदेश में ना तो प्रभाव है ना दखल है, और जाति के लोग हैं। वो सिर्फ उत्तर प्रदेश के एक छोटे से एरिया में जो इटावा, भिंड और मैनपुरी से लगा हुआ है, वहां कुछ लोग हैं। एक तो ये। अब दूसरा देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो एक बीच में संदर्भ आया था, मैं धनोपिया जी की बात से सहमत हूं कि हारना और जीतना ये कोई पैमाना नहीं होता। तो देखिए, उत्तराखंड में धामी जी चुनाव हारे, मुख्यमंत्री बने, और डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश में बने मिस्टर पाठक, वो चुनाव हारे, वो डिप्टी सीएम बने। तो चुनाव हारना, जीतना और पद पर पहुंचना एक अलग विषय है। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि कांग्रेस ने जो निर्णय लिया है, मैं बहुत ही एक और बार जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, ये निर्णय राहुल गांधी, सोनिया गांधी या खड़गे जी की मतलब उनकी सहमति है, उनने लिया है। लेकिन मध्य प्रदेश के जो दोनों टॉप लीडर हैं, माननीय दिग्विजय सिंह जी और माननीय कमलनाथ जी, इनकी पूरी उसमें सहमति है और इनकी रिकमेंडेशन से ये हुआ है। ठीक है, एक बार धनोपिया जी को फिर से इन करते हैं। धनोपिया साहब, अब इसी की बात, शर्मन जी की बात का एक सिरा पकड़ के आपकी तरफ आता हूं। अगर कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी की सहमति से ये निर्णय लिया, तो आप देखिए जो हमने जिक्र किया, आज आप इनके यहाँ देखिए कि इनके पूर्व वर्तमान जितने ही बड़े बड़े नाम प्रदेश के हैं, वो सब नॉमिनेशन फाइल कराने जा रहे हैं। पहले मैंने कहा जैसे अपने पैकेज में कि पितृपुरुषों का प्रणाम कर रहे हैं, दीनदयाल उपाध्याय जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का, फिर निकल रहे हैं। आपके यहाँ सुरेश पचौरी नहीं थे, कमलनाथ जी नहीं थे, दिग्विजय सिंह जी नहीं थे, तो अगर रिकमेंडेशन उन्हीं का था तो आना था, एक माहौल बनता अगर आते तो। देखिए, मध्य प्रदेश के सही वरिष्ठ नेताओं की सहमति निश्चित रूप से हुई होगी, लेकिन रिकमेंडेशन की जहाँ तक बात है, जानकारी शायद उसका नगेले जी को होगी, मुझे तो कोई जानकारी ऐसी नहीं है। मुझे इतना मालूम है कि हमारे मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जितने भी वरिष्ठ नेता हैं, सबकी सहमति इस बात पर रही है कि अशोक सिंह जी को राज्यसभा में भेजा जाए, जिससे कोई फायदा मिलेगा पार्टी को, संगठन में और मजबूती आएगी। जहाँ तक उपस्थिति का सवाल है, तो आप भी समझ सकते हो, सारे लोग तो एक साथ कभी उपस्थित नहीं हो पाते ना। इनके यहाँ क्यों हो जाते हैं? नहीं, इनके यहाँ पे क्या भाई, राजधानी में बैठे, सरकार सत्ता में है, बैठे हुए हैं, अपना उनका जमा हुआ है काम धाम है, 1 घंटे में ग्वालियर, दूसरे घंटे में उज्जैन, तीसरे घंटे में भोपाल, इनके अपने वो रहते हैं। लेकिन हमारे जो नेता हैं निश्चित रूप से अपनी अपनी सबकी व्यवस्थाएं रहती हैं। आदरणीय कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी बाहर हैं, और सुरेश पचौरी जी भी शायद मेरी जानकारी है वो भी आज बाहर थे, वरना सभी लोग थे। अजय सिंह थे, अरुण यादव थे, जीतू पटवारी थे, उमंग सिंगार थे, राजेंद्र सिंह थे, जयवर्धन सिंह थे, कौन ऐसा नेता है वहां पर नहीं था? सारे नेता वहां पर। ठीक है, जवाब लेते हैं।
शशिकांत जी, धनोपिया साहब के मुताबिक आपके यहाँ काम ज्यादा कुछ है नहीं, शब्द नहीं थे, भाव थे कि काम ज्यादा है नहीं, भोपाल में बैठे हो, काम धाम आपका जमा हुआ है, इसलिए सभी बड़े नेता आपके तत्काल पहुंच जाते हैं ऐसे मसले में। और दूसरा, इनके यहाँ जो बड़े नेताओं की जो मिस थे, नहीं पहुंच पाए, उस पर आपकी टिप्पणी। देखिए, एक विचित्र बात है कि सत्ता पर जो बैठे हैं उनको धनोपिया जी कह रहे हैं उनके पास काम ज्यादा नहीं। जब सत्ता पर बैठे की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, सारे शासन प्रशासन, लॉ एंड ऑर्डर, सभी वर्गों के लिए काम करना, समाज के लिए काम करना, सभी क्षेत्रों में किसानों, महिलाओं, सबके लिए काम करने की जिम्मेदारी, योजना लगाने की जिम्मेदारी, एक एक जन को न्याय मिले इसकी जिम्मेदारी। तो इतनी जिम्मेदारी के साथ सत्ता पर बैठ के हमारे पास समय नहीं, बात सुनिए, बीच में बोलेंगे तो फिर मजा नहीं। तो इतनी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है और हमें समय नहीं है। लेकिन धनोपिया जी लोग फुर्सत हो गए, कोई काम नहीं है, सारा किला ढह गया, राजकुमारों के सपने समाप्त हो गए, अपने अपने राजकुमार को राजा बनाने के बड़े बड़े नेताओं के सपने चले गए, मध्य प्रदेश से साफ हो गए, विपक्ष साफ होने की कगार में आ गया, कोई काम नहीं, मायूस बंगलों में बैठे हैं। सहमति इसलिए नहीं है, हताशा है, मायूसी है, इसलिए सहमति नहीं बन रही है। सहमति बंगलों में बैठ के बता रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ एकता सामने दिख रही, सामने परिलक्षित हो रही। तो इसलिए मैं कहता हूँ धनोपिया जी, झूठ और भ्रम फैलाने से कुछ होने वाला नहीं है। जनता झूठ और भ्रम सुन के थक चुकी है। अच्छा, एक सप्लीमेंट्री ले लीजिए शशिकांत जी, एक सप्लीमेंट्री ले लीजिए शशिकांत जी, एक मेरा सप्लीमेंट्री ले लीजिए। मेरा सवाल ये है कि यादवों को लेके बड़े संवेदी होते जा रहे हो आप लोग, तो और भी प्रस्ताव देते जाइए। अरुण जी भी हैं, अब धनोपिया साहब ओबीसी हैं, वो भी हैं, वो बुलाते जाओ भाई सबको। मैं उस दौड़ में नहीं हुई, भगवान माफ करे। को लेकर सेंसिटिव नहीं हो रहे, कांग्रेस यादव को लेकर सेंसिटिव हो रही, हमने मुख्यमंत्री बना दिया तो कांग्रेस अब राज्यसभा में भेज रही। अरे यदि भेजना ही था तो अरुण यादव को भेज देते, किसी जीते हुए प्रत्याशी को भेज देते, तीन बार नाम ले लिया आपने, यादव समाज को भेज देते या किसी कार्यकर्ता को भेज देते। हम तो ये कह रहे हैं कांग्रेस को बहुत परेशानी है कि यादव मुख्यमंत्री बना दिया, हम यादव वोट बैंक का क्या करें, इसलिए कांग्रेस प्रतिस्पर्धा कर रही और हम वोट बैंक की दृष्टि से नहीं देखते। ठीक है सर, वक्त रहा तो आऊंगा। हाँ, शायद है थोड़ा एक सवाल की गुंजाइश और बन जाएगी। शर्मन जी को इनका लेता हूं। शर्मन जी, अरुण यादव आपको लगता है कि भाई ज्यादा मुफीद होते, जिस तरह की उनकी आइडेंटिटी है, प्रदेश को पूरा नाप भी चुके हैं प्रदेश अध्यक्ष रहने के दौरान, और दूसरा 3 बार अगर शशिकांत जी अपने संवाद के दौरान इस पैनल में अरुण यादव कर सकते हैं, तो इसके भी कोई निहितार्थ हैं क्या? देखिए, बीच में भी बहुत सारी र्यूमर्स उड़ी थी और हमेशा उड़ती हैं र्यूमर्स, लेकिन मेरा यहाँ निजी मानना है कि अरुण यादव लोकसभा के चुनाव जीतेंगे। पहले भी जीत चुके हैं वो, और अशोक यादव कभी जीत नहीं पाए हैं चुनाव, तो इसलिए अरुण यादव लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। और पहले जरूर अरुण यादव जी की माननीय राहुल गांधी जी से नज़दीकी सीधी थी, लेकिन अब वो कितनी नज़दीकी अभी रही है नहीं रही है कहना मुश्किल है, लेकिन वो निश्चित रूप से चुनाव लड़ेंगे। और वो चुनाव देखिए, अभी उनका ब्रदर भी विधानसभा का चुनाव जीत गए, सचिन यादव, तो और हालांकि उन्होंने सबसे बाद में शपथ ली है, अंत में शपथ ली है, तो वो चुनाव लड़ सकते हैं और जीतने की वो पूरी कोशिश भी करेंगे। अब देखिए, जहां तक ये जो अभी जो विषय आ रहा था ना कि वो उनके सारे नेता दिख रहे थे, वो कांग्रेस के नेता नहीं दिख रहे थे, तो मेरी एक समझ ये कहती है कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, जो उनके पदाधिकारी हैं, वो छोटे से भी कार्यक्रम को एक बहुत बड़ा मैसेज देने का काम। बिल्कुल सही बात। और कांग्रेस जो है ना, बड़ा कार्यक्रम को भी छोटा सा मैसेज नहीं दे पाती। बहुत महत्वपूर्ण बात धनों पे सब जवाब, ये मैं पूछने ही वाला था कि भाई अगर मान लीजिए कितने भी फ्री हो, कम से कम वो एक वो हम कहते हैं बारात सजा तो देते हैं ना भाई, ऐसा लगता है कि अरे क्या बात है, पूरा परिवार पूरा कुनबा। वही तो आपसे कह रहा हूँ, आप देखिए जितने भी वरिष्ठ नेता हैं सभी तो थे, 2-3 भाई मजबूरी हो सकती है ना, 3 तो सबसे बड़े भाई, इनके नाम से सभी तो आइडेंटिटी है। कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी के बारे में मानता हूँ कि दोनों बाहर थे, पचौरी जी भी बाहर थे। अब इसके बाद इसमें कोई स्थिति नहीं है। दूसरा क्या है, आज मतदान तो नहीं था ना, नामिनेशन फॉर्म था, उन्होंने सबने प्रस्ताव साइन किए हुए हैं, प्रस्ताव के रूप में वो लोग यहाँ पर इसमें हैं। मैं समझता हूँ आने वाले समय में आप कभी अगर ऐसा मौका आएगा तो आप देखेंगे, सब एक साथ खड़े देखेंगे। कभी कोई इस तरह की बात करना कि इस कार्यक्रम में नहीं थे, उसमें नहीं थे, अच्छी बात नहीं है। आज शिवराज सिंह चौहान दिख रहे थे, लेकिन बेचारे कभी कभी दिखते हैं, कभी बाहर कर दिए जाते हैं, तो ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी का अपना स्वरूप है, तो ये तो इस तरह की तुलना करना उचित नहीं है। तो शशिकांत जी, सगाई थी भाई ये, केवल आज शादी थोड़ी है, शादी में देखेंगे बड़े बड़े नेता, आप चिंता मत करिएगा। देखिए,
अब कांग्रेस को कम मौका मिलता है शादी का, बहुत कहना मुश्किल है। जैसा कांग्रेस के कृत्य उस हिसाब से आने वाले समय में बहुत नॉमिनेशन भरने का, बहुत जीत के आने का और खुशी मनाने का अवसर नहीं मिल रहा है, मुझे ऐसा लगता है। तो ये अवसर जो मिल रहा है ये बहुत है, कांग्रेस को इनका उपयोग करना चाहिए, इनके नेताओं को उपयोग करना चाहिए। और हमारे धनुपिया जी जैसे लोगों को वहां पर, अभी जैसे धनुपिया जी ने कहा, शिवराज जी बेचारे 20 साल से दुश्मन देखते रहे, अब बेचारे हो गए कांग्रेस की नजर में, अब उनके प्रति बड़े भाव बनने लगे हमारे कांग्रेस के नेताओं को। ये क्या डबल स्टैंडर्ड है। अभी 2 महीने पहले तक शिवराज जी के बारे में कैसे कटाक्ष किए जाते थे, शिवराज जी के शासन के बारे में कैसा कहा जाता था, अब 2 महीने के अंदर शिवराज जी बेचारे हुए। कांग्रेस की इन सब बातों को लेकर वाली बात नहीं है, शिवराज जी शरीफ है, सज्जन आदमी है, अच्छे मुख्यमंत्री नहीं थे, ये बात सही है, प्रशासन में पकड़ नहीं थी उनकी, लेकिन व्यक्ति बहुत सज्जन है। कांग्रेस का सफाया होना तय है। आने वाले समय में नॉमिनेशन जैसा जश्न करने को मिलता है नहीं मिलता है, ये भविष्य की बात है। तो माफ कीजिए, मैं ले जाता सरमन जी की तरफ, लेकिन वक्त इजाजत नहीं देता। बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। एक बात जरूर जाते जाते, जिससे मैं सरमन जी की बात से सहमत हूं कि बीजेपी एक शब्द है मैक्सिमाइज, इतने अच्छे तरीके से छोटे छोटे कार्यक्रम को मैक्सिमाइज करती है कि उसका संदेश ठीक ठीक तमाम उन वर्ग में, माने लक्ष्य समूह तक पहुंच जाए जहां तक पहुंचना अनिवार्य है। कांग्रेस ऐसा नहीं करती। हो सकता है कि उसकी स्टाइल अब फंक्शनिंग हो, फायदा किसे कितना होता होगा ये तो खुद आप नतीजों के वक्त देख लेते हैं। आज की चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठकर कहेंगे जवाब तो देना होगा। आप देखते रहिए BS TV।